हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और इम्पॉर्टेंट एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइना में होने वाली ब्रिक्स प्लस समिट के बारे में। हम देखेंगे कि ब्रिक्स है क्या, ब्रिक्स प्लस क्या है, इसमें चाइना का क्या किरदार है और अभी रिसेंटली क्या चाइना ने पाकिस्तान को डिच करवाया है। हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से नए ममालिक शामिल हुए हैं और वो क्या पॉसिबल रीजंस हो सकती हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान को चाइना ने इनवाइट नहीं किया, हालांकि वो एक होस्ट कंट्री था। ब्रिक्स की क्या डायनामिक्स हैं और इन ममालिक की क्या जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, उसको भी हम थोड़ा बहुत देखेंगे। तो इंशाल्लाह ये एक काफ़ी मालूमाती वीडियो होगी। अभी 3 दिन पहले ब्रिक्स समिट का इनेकाद हुआ है। ये दुनिया की जो लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उनका एक ग्रुप है ब्रिक्स। इसमें दुनिया के तकरीबन हर रीजन से जो एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है ना, जो इमर्जिंग मार्केट है, उसकी शमूलियत होती है। जैसे यूरेशियन रीजन में बात करें तो रशिया है, वहाँ से एशिया से 2 लीडिंग इमर्जिंग मार्केट्स हैं, इंडिया और चाइना। साउथ अमेरिका से ब्राज़ील है और अफ्रीका से साउथ अफ्रीका है। इसमें तो ब्रिक्स को आप देख सकते हैं कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये इनको मिला के बनता है ब्रिक्स। यानी दुनिया के तकरीबन हर रीजन से कम एक टॉप इमर्जिंग मार्केट की शमूलियत है इसमें। ये दुनिया की तकरीबन 25% इकॉनमी है, दुनिया की तकरीबन 26% लैंड मास है और 42% वर्ल्ड पॉपुलेशन है। एक मैसिव रिसोर्सफुल कंट्रीज का ग्रुप है। दूसरी तरफ हम देखें तो लास्ट ईयर हमने वीडियो बनाई थी G7 कंट्रीज के हवाले से। G7 भी एक ग्रुपिंग है, लेकिन ये एक एलीट मार्केट्स का ग्रुप है, मतलब एलीट कंट्रीज का, जो इस वक्त अपने आप को बड़ा समझते हैं कि जी दुनिया के फैसले उन्हीं की मर्जी से होते हैं। जो ऑब्वियसली अमेरिका उसको पुश करता है, जिसमें US है, फ्रांस है, UK, इटली, जर्मनी, जापान और कनाडा। ये वो मतलब गोरी चमड़ी अमीर ममालिक, और इनके पास ऑब्वियसली रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा हैं। इनकी आबादी और लैंड मास इतना बड़ा नहीं है, लेकिन इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है। जबकि अगर ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स ज़्यादा फोकस करता है जो ग्लोबल साउथ है उसके दरमियान कोऑपरेशन के हवाले से। ये ग्लोबल साउथ की भी एक बड़ी टर्म यूज़ होती है ना, मतलब रिलेटिवली ये इनके पास कम पैसा है नॉर्थ वालों से। मतलब अगर नॉर्थ में हम देखें तो ये आपका यूरोप आ जाता है और अमेरिका आ जाता है। और अगर सदर्न कंट्रीज़ की बात करें, इसको फिर ग्लोबल साउथ कहते हैं, जिसमें साउथ अमेरिका है, ये ब्राज़ील, अर्जेंटीना वगैरह, इसमें भी लोगों के पास मतलब ये भी इमर्जिंग मार्केट्स हैं। फिर इसमें पूरा अफ्रीका आ जाता है, जिसमें कई ममालिक के हालात बहुत बुरे हैं। फिर हमारा ये एशिया का रीजन है, साउथ एशिया का रीजन है। तो ये वो ममालिक हैं जिनके पास ये समझा जाता है कि ऑब्वियसली पैसा रिलेटिवली कम है, लेकिन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं इनके पास। तो इसलिए फोकस ये किया जाता है कि ये जो ग्लोबल साउथ है ये अपने जितनी भी शॉर्टकमिंग्स हैं उनको पूरा करे, एक दूसरे के साथ ताउन बढ़ा के। तो चाइना इसमें बड़ा लीडिंग किरदार अदा करता है। पिछले कुछ सालों में चाइना ने ब्रिक्स को यूज़ किया कि ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट के तौर पर इसको पेश करे। मतलब अमेरिकन बैक जो रूल बेस्ड ऑर्डर है उसके मुकाबले में मतलब इमर्जिंग इकॉनमीज़ को इकट्ठा किया जाए और कहा जाए कि जी हम मिलकर चलते हैं। तो इस हवाले से चाइना ने बड़े इक़दाम किए हैं पिछले 10 सालों में। उसने BRI भी लॉन्च किया है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो चाइना ऑल्टरनेट डेवलपमेंट के गोल्स सेट करता है, ये जो आपका वेस्टर्न बैक्ड पूरा सिस्टम है उसके मुकाबले में, ताकि इमर्जिंग कंट्रीज़ को फ़ायदा हो। यानी ब्रिक्स का जो मेन एजेंडा है वो ये है कि ट्रेड एंड कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए, और इस हवाले से चाइना वो लीडिंग कंट्री है जिसने पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा काम किया है। ये कहते हैं कि द ब्रिक्स मैकेनिज्म एम्स टू प्रमोट पीस, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन। अब इस साल एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हुई है ब्रिक्स में। पहले तो ये 5 ममालिक हिस्सा लेते थे, ये टॉप इमर्जिंग जो मार्केट्स हैं, जैसे कि रशिया, इंडिया, चाइना, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। इस बार चाइना ने क्या किया कि चाइना ने दुनिया की मज़ीद 13 इमर्जिंग मार्केट्स को भी इनवाइट किया है इस मीटिंग में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, और इन सब कंट्रीज से चाइना अब चाह रहा है कि अपने ताल्लुकात को बढ़ाए। मतलब ओवरऑल ये जो ग्लोबल साउथ के दरमियान जो कोऑपरेशन है उसको मज़ीद पुख्ता करे। और ऑब्वियसली BRI पहले ही मौजूद है और चाइना उसके साथ भी इसकी इंटीग्रेशन चाहता है। तो इन 13 ममालिक को जो पहली बार इनवाइट किया गया है ब्रिक्स समिट में, इसलिए इसका नाम इस बार था ब्रिक्स प्लस समिट, यानी कि प्लस और कंट्रीज इन्होंने ऐड किए हैं, जिसमें अल्जीरिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, काज़ाकिस्तान, सेनेगल, उज़्बेकिस्तान, कंबोडिया, इथियोपिया, फिजी, मलेशिया और थाईलैंड शामिल है। और आप ये देख सकते हैं ये सारे कंट्रीज़, इनका भी ताल्लुक हर रीजन से है,
मतलब फार ईस्ट एशिया से भी है, फिर आपके मिडिल ईस्ट से भी है, आपके साउथ अमेरिका से भी है, सेंट्रल एशिया से भी है। ये हर रीजन से चाइना ने इस बार 13 नए कंट्रीज़ को इनवाइट किया है। अब अगर इन कंट्रीज़ की अगर हम इनके नाम पढ़ें तो ये तो भाई बड़े सिमिलर हैं पाकिस्तान के साथ, मतलब इनमें से कई तो शायद थोड़े से पाकिस्तान से नीचे भी हैं, मतलब ये उसी लाइन पर हैं जहां पर पाकिस्तान है। सेम वही इनकी इकोनॉमिक कंडीशन इनकी देख लें तो वो पाकिस्तान से बिल्कुल मिलती जुलती है। ये इमर्जिंग मार्केट्स हैं बेसिकली जो अभी ग्रो कर रही हैं। तो पाकिस्तान तो बिल्कुल इस स्टैंडर्ड पे पूरा उतरता है, तो पाकिस्तान को क्यों नहीं इनवाइट किया गया? ये है बड़ी अचंभे की बात। ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि चाइना ने पाकिस्तान को क्यों स्किप किया है। ये जो सारी इमर्जिंग मार्केट्स हैं इनकी आबादी भी अच्छी खासी है और पाकिस्तान तो दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, तो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस तो और ज़्यादा बढ़ जाती है। 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, लेकिन चाइना ने यहाँ पर आपको डिच करवा दिया। अब चाइना जो वेस्ट के मुकाबले में एक ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट गोल पेश करता है इन इमर्जिंग मार्केट्स के सामने BRI के थ्रू, उनमें जो सबसे अहम प्रोजेक्ट था, जो एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था BRI का, वो क्या था? वो CPEC था, जो कि पाकिस्तान में उन्होंने लॉन्च किया था, लेकिन पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया। ये बड़ी ही हैरत की बात है क्योंकि चाइना ने इस बार इसको ज़्यादा पुश किया था कि नए कंट्रीज़ को भी ऐड किया जाए, और ऑब्वियसली BRI का उसका विजन है और CPEC उसका पहले मंसूबों में से है, तो पाकिस्तान को यहाँ पे उन्होंने इन्वाइट नहीं किया। अब ये पिछले 3-4 दिनों में काफ़ी ज़्यादा सवालात उठाए गए कई लोगों की जानिब से पाकिस्तान में कि जी एक दोस्त मुल्क है आपका, इतना स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उसने आपको क्यों नहीं इनवाइट किया? तो अभी रीजंस तो हम देखेंगे, पॉसिबल रीजंस। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का बयान आया आज, उन्होंने कहा है कि जी चाइना तो हमें बुलाना चाहता था, लेकिन एक कंट्री ने हमारी शमूलियत को ब्लॉक किया यहाँ पर, और मैं इस आर्गूमेंट को सॉरी टू से मुझे ये समझ नहीं आ रही, मैं इसको बाय नहीं कर सकता इतनी आसानी से, इसके लिए मज़ीद एक्सप्लेनेशन चाहिए। ये कोई UN का इजलास नहीं है जहाँ पर एक कंट्री वीटो कर देगा कि जी भारत ने नहीं चाही हमारी शमूलियत। आप देखें ये तो मतलब एक बड़ा फ्लेक्सिबल किस्म का एनवायरनमेंट होता है ये ब्रिक्स। यहाँ पे तो कई कंट्रीज़ के ताल्लुकात अमेरिका के साथ भी हैं। आप देखें जैसे इजिप्ट को इन्होंने बुलाया, इसके अलावा और भी कई कंट्रीज़ हैं जैसे कि इथियोपिया, कंबोडिया वगैरह, मलेशिया, थाईलैंड, इन सब के ताल्लुकात तो वेस्ट के साथ भी हैं। लेकिन हमें ये बताया जा रहा है कि इंडिया ने हमारी शमूलियत को ब्लॉक किया है। ब्रिक्स कोई इस तरह का रिजिड इजलास नहीं होता, और आप देखें कि इसमें तो ज़्यादा जो किरदार है वो तो चाइना का है, चाइना इसको होस्ट कर रहा था, और हमें 3-4 दिन बाद ये बताया जा रहा है कि भारत की वजह से हमारी शमूलियत कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। मतलब जब पब्लिक बैकलैश आया ना कि हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो फॉरेन ऑफिस ने इस तरह का एक बहाना छोड़ा है। अब इसकी क्या पॉसिबल रीजंस हो सकती है कि चाइना ने हमें डिच करवाया है? अब ऑब्वियसली भारत को तो इतना किरदार नहीं था वहाँ पर कि वो हमारी शमूलियत को ब्लॉक करता। इस वक्त हमें हालात को देखना चाहिए कि पाकिस्तान का टिल्ट इस वक्त किस तरफ जा रहा है। जो कई डिफेंस एनालिस्ट इस वक्त लिख रहे हैं कि पाकिस्तान US के ऑर्बिट की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है। तो एक तो ये चीज़ चाइना को डिस्टर्ब हो सकता है कर रही हो कि पिछले 3-4 महीनों में जो भी चीज़ें हुई हैं, जो हम कहते हैं कि जो हम भी जिस पे मायूसी का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तानी स्टेट ने अपनी जो पोजीशनिंग थी वो रिवर्स क्यों कर ली है एकदम, अपनी एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन सेट की हुई थी वो एकदम चेंज क्यों कर ली है, ये हमें समझ नहीं आ रही। और इसकी वजह से हमने देखा था चाइना भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। चाइना के बहुत से वर्कर्स अब वापस जा चुके हैं। अभी रिसेंटली बलूचिस्तान में शहबाज शरीफ साहब गए हैं और वहाँ पर भी कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई ज़्यादा शमूलियत नहीं थी चाइनीज़ की। चाइना इस वक्त ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को इग्नोर कर रहा है। सिक्योरिटी के मामलात पर भी वो डिस्टर्ब हैं। उनका इस वक्त जो सफ़ीर की तैनाती है वो भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पा रहा। अब ये तो हम सबको पता है, बहुत से एनालिस्ट भी इस पर बात करते हैं कि चाइना डायरेक्टली एग्रेशन नहीं दिखाता, वो अपने एक्शंस के ज़रिए पैगाम देता है, और हो सकता है कि ये एक बहुत बड़ा पैगाम दिया गया है पाकिस्तान की रियासत को। मतलब आप देखें ये 13 कंट्रीज़, इनसे ज़्यादा तो पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस थी, और चाइना के इतने करीब, और चाइना का BRI का जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है CPEC, उसको जिस मुल्क में वो है उसको नहीं बुलाया। ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है। ये भारत से ज़्यादा चाइना का इसमें मुझे किरदार लग रहा है कि उसने हमें नहीं बुलाया, और हमारी हरकतों की वजह से। और ऑब्वियसली एक रिजीम चेंज का भी नैरेटिव चल रहा है पाकिस्तान में कि रिजीम चेंज का जो सारा ऑपरेशन हुआ है वो भी पाकिस्तान की रियासत के बहुत से एलिमेंट्स उसमें इन्वॉल्व थे। ये एक तासुर है इस वक्त। अगर ये तासुर है चाइना के माइंड्स में, तो ये भी एक पॉसिबल रीजंस हो सकती हैं।
अब इसमें हमें अपनी स्टेट के बिहेवियर को भी देखना पड़ेगा ना, कि वो इस वक्त किस तरफ अपना फोकस कर रहे हैं डिप्लोमेसी का। अभी इस वक्त पीपल्स पार्टी ज़्यादा मैनेज कर रही है हमारी फॉरेन पॉलिसी, और उनका हमेशा ज़्यादा टिल्ट वेस्ट की तरफ ही रहा है। ये पोस्ट भुट्टो के बाद, मतलब भुट्टो का तो टिल्ट होता था ना रशिया की तरफ, ये सोवियत यूनियन की तरफ, लेकिन ये जो बिलावल भुट्टो साहब हैं और हिना रब्बानी खर साहिबा, इनको बड़ा पसंद है वेस्ट। और जिस दिन ये पूरी गैदरिंग हो रही थी, उस दिन हिना रब्बानी खर एक इनफॉर्मल मीटिंग कर रही थी बोरिस जॉनसन के साथ। और उस मीटिंग का क्या एजेंडा था मुझे नहीं पता, उनको पता नहीं कि किसी इवेंट में वो नज़र आ गए और वो बड़ी खुश हुई। उन्होंने ट्विटर पर तस्वीर लगा दी कि मैं बड़ी खुश हुई हूँ यूके के प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर। और हम सबको पता है कि कितनी इस वक्त डिक्लाइन में है यूरोप और स्पेशली यूके, उनके खुद कितने बुरे हालात हैं, लेकिन हम उनकी तरफ देख रहे हैं कि ये हमारी मदद करेंगे। तो ये इनकी प्रायोरिटीज़ हैं इस गवर्नमेंट की। बिलावल भुट्टो को देखें तो इस वक्त वो शायद पूरी दुनिया के विजिट्स कर चुके हैं, स्पेशली वेस्टर्न ममालिक के, अमेरिका भी जा चुके हैं। तो इनका तो ज़्यादा फोकस यही लग रहा है। एनालिस्ट भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान वेस्टर्न कैंप की तरफ जा चुका हुआ है। एक मज़े का वाक़या बताता हूँ, ये जो पिछले साल अमेरिका निकल रहा था ना अफ़गानिस्तान से, तो उस वक्त के पाकिस्तानी और जो चाइनीज़ अकाउंट्स थे ना, वो थोड़े उस मोड में थे कि जी वो सेलिब्रेशन एक मोड चल रहा था कि जी एक बहुत बड़ी सुपर पावर को शिकस्त हुई है। तो उस वक्त ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, अमेरिकन एनालिस्ट जो ट्विटर पर बैठे होते हैं। तो उनकी बहस होगी एक चाइनीज़ जर्नलिस्ट से। उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तानी है ना, तुम खुश ना हो, तुम समझ रहे हो कि अभी ये तुम्हारे साथ हैं, ये तुम्हें भी धोखा दे देंगे। और उस वक्त मतलब हम कह रहे थे, हम अमेरिकन्स को देख रहे थे कि कितने सड़े हुए हैं कि इस तरह की बातें कर रहे हैं। और अफसोस के साथ अब तो ऐसे यही लग रहा है कि उस अमेरिकन ने सही कहा था उस चाइनीज़ जर्नलिस्ट को, और वो चाइनीज़ जर्नलिस्ट उसकी बात नहीं मान रहा था, वो उस पर अटैक कर रहा था अमेरिकन पर कि नहीं जी पाकिस्तानी हमारे दोस्त हैं। तो यही हुआ, वो अमेरिकन जो जर्नलिस्ट था उसकी बात फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है सच साबित हो रही है कि ये तुम्हें भी धोखा दे देंगे चाइनीज़ को। तो अल्लाह करे ये सिचुएशन ठीक हो जाए। जैसे मैं पहले कहता रहता हूँ कि हमारी डिफ़ॉल्ट पोजीशन क्या है कि प्रो रीजन पॉलिसीज़, जिसको इमरान खान बड़े अच्छे तरीके से लेकर चल रहे थे, और ये स्टेट ने 2011 से डिसाइड कर लिया था, मैं इमरान खान के बहुत आने से पहले, ये कि हमने अब रीजन की तरफ भी देखना है, हमने अपना डाइवर्सिफाई करने हैं मामलात, हमने सिर्फ वेस्ट पर डिपेंडेंट नहीं रहना। जब आप अपनी डिपेंडेंस कम करते हैं तब भी आपको फ़ायदे होते हैं, कहीं ना कहीं से तो शुरू करना होता है ना। तो ये बड़ी अच्छी पॉलिसीज़ थी कि हमने रशिया के साथ इंगेजमेंट्स बढ़ाई, चाइना के साथ CPEC शुरू किया, और अब हम फ़िलहाल ऐसे लग रहा है उसको सारा रिवर्स कर रहे हैं। ये कब तक चलता है, ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, लेकिन कब तक चलता है ये हमने देखना है। लेकिन इससे क्या होता है कि हमारी क्रेडिबिलिटी मुतासिर होगी पूरी दुनिया के सामने। जैसे वो अमेरिकन चाइनीज़ को कह रहा था ना कि देखो जी ये तो किसी वक्त भी तुम्हें धोखा दे देंगे। तो ये हमारी क्रेडिबिलिटी इस वक्त बड़ी शदीद मुतासिर हुई भी है पूरे रीजन में, रशिया की नज़र में, ईरान की नज़र में, चाइना की नज़र में, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, जो आस पास के हमारे, जिनको हम अपना भाई कहते हैं। अब इमरान खान की अप्रोच की बात करें तो वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से प्रो रीजन पॉलिसीज़ को लेकर चल रहे थे। ये हमने कवर किया था कि किस तरह ये जो बीजिंग विंटर ओलंपिक्स हुई थी उसमें इमरान खान को स्पेशल इनविटेशन दिया गया था, और उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी चाइनीज़ प्रेसिडेंट के साथ। इसके अलावा जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी इमरान खान ने एज अ की नोट स्पीकर खिताब किया था। तो इमरान खान को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, क्योंकि वो उनको इंपॉर्टेंस देते थे। अगर आप इंपॉर्टेंस किसी को देंगे तो वो आपको देगा बदले में। अब वेस्टर्न कैंप की बात करें, ये यूरोप और अमेरिका, ये इतनी आसानी से आपको इज़्ज़त नहीं देते, ये आपको पूरा ग़ुलाम बनाते हैं। उसके बाद आपको कहीं थोड़ा बहुत मतलब इस तरह खुश करते हैं थोड़ी बहुत चीज़ें करके, लेकिन ये जो आपके रीजन के ममालिक होते हैं ये फ़ौरन आपको इज़्ज़त देते हैं, क्योंकि आपके रस्म व रवाज, आपकी बहुत सी चीज़ें उनसे मिलती हैं, क्योंकि रीजन एक होता है। जो 8000 मील दूर बैठे ना, उसके साथ आपकी वैल्यूज़ का मैच करना बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से हम देखते हैं कि हमें ये अक्सर जलील करते रहते हैं ये जो वेस्टर्न ममालिक होते हैं, अमेरिका बहादुर वगैरह। इसीलिए आजकल इमरान खान ये भी बात करते हैं इस सेटअप के बारे में कि ये जितना मर्ज़ी कोशिश कर लें ना, इनके मतलब जूते साफ़ कर लें, इनके खुशामदें कर लें, बूट पॉलिश कर लें, लेकिन इन्होंने इतनी आसानी से खुश नहीं होना। इन्होंने ये डिमांड करते हैं पाकिस्तान से एक्शनेबल आइटम्स, एक्शनेबल प्लान कि ये काम करोगे तब जाके थोड़े से डॉलर्स मिलेंगे।
चाइना के प्रेसिडेंट ने इस बार ब्रिक्स प्लस समिट में खिताब करते हुए कहा, उन्होंने इनडायरेक्टली ये वेस्टर्न कैंप पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की। उन्होंने कहा ये पुरानी टैक्टिक्स से अब निकल आए, ये जो ब्लॉक पॉलिटिक्स होती हैं कि कैंप्स बना लेना, ब्लॉक्स का पार्ट बन जाना, ये हमारे फ़ायदे में नहीं है। ये एक पुरानी अप्रोच है जिसको तर्क करना पड़ेगा। उन्होंने इन पर बड़ी शदीद तनकीद की कि जिस तरह ये रशिया पर यूनिलैटरली सैंक्शंस आयद कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि इसका खमियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। ये दूसरे ममालिक को एतमाद में लिए बगैर इस तरह के एग्रेसिव इकदाम कर रहे हैं जो पूरी दुनिया के अमन के लिए ख़तरा है। चाइना ने बड़ी सख्त क्रिटिसिज्म की इन पर इनडायरेक्टली, और रशिया के प्रेसिडेंट ने फिर इनका शुक्रिया भी अदा किया। चाइनीज प्रेसिडेंट ने कहा कि इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग कंट्रीज आर मोर रिजॉल्व टू सीक स्ट्रेंथ थ्रू यूनिटी, और उन्होंने कहा कि ये जो नया दौर है उसमें हमें साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की ज़रूरत है, इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन की उन्होंने बात की कि किस तरह ये नई जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो दुनिया के इमर्जिंग मार्केट्स को करीब ला सकती हैं। We must abandon Cold War mentality and block confrontation and oppose unilateral sanctions and the abuse of sanctions। अब मज़े की बात है कि इस दौर में, इस सदी में चाइना फ्री ट्रेड के हवाले से दुनिया की जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनके ग्रुप को लीड करता हुआ नज़र आ रहा है। एक दौर था कि ये काम अमेरिका किया करता था, फ्री ट्रेड, फ्री मार्केट, और उस वक़्त चाइना ने काफ़ी हद तक अपने अंदर चीज़ों को मतलब क्लोज़ किया हुआ था अपने मुल्क को। इसे कहते हैं प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़, और प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ हमने देखी थी फिर ट्रम्प के दौर में कि किस तरह ये जो टैरिफ्स इन्होंने बढ़ाने शुरू किए दूसरे ममालिक पर, स्पेशली चाइना पर। तो अब जब हम देख रहे हैं कि अमेरिका तरक्की कर चुका है और वो देख रहे हैं कि अब दूसरे मुल्क इमर्ज हो रहे हैं, तो वो फिर प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ ला रहे हैं, और इन पॉलिसीज़ पर अब चाइना तनकीद कर रहा है। चाइना कह रहा है, अब चाइना उस चीज़ का अलम बुलंद कर रहा है कि जी अब हमें फ्री ट्रेड करनी चाहिए, फ्री मार्केट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होने चाहिए। और हम देखें ये आसियान के साथ जो इनका एक ग्रुप है, ट्रेड ग्रुप है, ये जो फार ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं जिसमें थाईलैंड, मलेशिया, फ़िलीपींस वगैरह, इनका भी एक ग्रुप है ऑलरेडी, इसमें पाकिस्तान नहीं है। तो इनको बड़े फ़ायदे होते हैं चाइना के साथ ट्रेड करने के, आसियान ममालिक। तो पाकिस्तान आसियान का पार्ट भी नहीं है, पाकिस्तान को इन्होंने ब्रिक्स प्लस समिट में भी इनवाइट नहीं किया। वैसे कहने को हम चाइना के CPEC में पार्टनर हैं जो कि BRI का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। तो अगर चाइना के ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट प्लान की बात करें तो इस वक्त चाइना उस प्लान में हमें नहीं रख रहा। ऐसा लग रहा है कि चाइना हमसे नाराज़ हुआ है। इस वक्त दुनिया की जो टॉप इमर्जिंग मार्केट्स हैं, ग्लोबल साउथ आप उसे कह लें, वो अपने दरमियान ताउन बढ़ाने के तरीक़ों को ढूंढ रहे हैं, उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं, नए ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं। भारत को आप देख लें कि वो कितने ज़्यादा ग्रुप्स का पार्ट बने पिछले कुछ सालों में, ना सिर्फ एशियन लेड ग्रुप्स बल्कि वेस्टर्न लेड ग्रुप्स, यानी कि अमेरिका जिनको लीड कर रहा है, जैसे कि क्वाड वगैरह। इसके अलावा इजराइल के साथ उनकी डिफरेंट ग्रुपिंग्स हैं। वो चाइना के SCO का भी हिस्सा है, वो आसियान का भी हिस्सा है, और वो ब्रिक्स का भी हिस्सा है। जबकि पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस और पाकिस्तान के जो करता धरता हैं वो पाकिस्तान के लिए क्या पॉलिसीज़ बना रहे हैं हमें नहीं पता। हम लोग सिर्फ देखते हैं सुपर पावर्स की तरफ जहाँ से डायरेक्ट डॉलर्स आते हैं, अमेरिका, चाइना, सऊदी अरेबिया। हम ये नहीं देखते कि अलाइंसेस बनाने में भी कितना फ़ायदा होता है। ये इमर्जिंग मार्केट्स मतलब अपने जो लेवल के ममालिक होते हैं उनको शायद हम सोचते नहीं हैं, वो हमारी थिंकिंग का पार्ट ही नहीं बनते। जो हमारी एलीट थिंकिंग है ना, उसका शायद वो पार्ट ही नहीं बनते, जबकि इन्हें नहीं पता कि इस तरह के छोटे अलाइंसेस बनाने से कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। और इंडिया भी इसी तरह आगे गया है। अगर आज के जदीद दौर में हमने इस तरह के अलाइंसेस ना बनाए तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, स्पेशली ये इमर्जिंग मार्केट्स के साथ। इसमें कोऑपरेशन का बहुत ज़्यादा रूम होता है, आप एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं और ऑब्वियसली ट्रेड को बढ़ा सकते हैं। इस नाराज़गी की क्या वजह हो सकती है? आपके ख्याल में वो क्या रीज़न थी कि चाइना ने हमें ब्रिक्स प्लस समिट में इनवाइट नहीं किया और इन 13 ममालिक की लिस्ट आप देख लें कि इनको बुलाया और पाकिस्तान को नहीं बुलाया? और क्या आप पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन के इस आर्गूमेंट को बाय करेंगे कि भारत की वजह से हमें इस इवेंट में नहीं बुलाया गया, इस समिट में नहीं बुलाया गया? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।